खुद के ध्यान रखने की समझ नहीं है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। टीनेजर्स सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हो रहे हैं। वहाँ कोई आपके दुख सुख का साथी नहीं है। पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं वो कब शुरू होती है? बीज की देखभाल से ही शुरू होती है कि आपने उसके लिए कैसी मिट्टी तैयार की है। इस टचलेस जनरेशन को इमोशनली कनेक्ट कैसे करें? कि जब भी आपको कोई इमोशंस आ रहे हैं, आप उनको बिना फिल्टर लगाए नोट करते रहें। पेरेंटिंग में और ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ में ऐसा तो होगा ही नहीं कि चुनौतियां नहीं आएंगी। आज की जनरेशन घर के किसी कोने या बिस्तर में एक बच्चा मोबाइल की दुनिया में लगभग खोया हुआ। चारों ओर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। घर में लोग बात करें या चुप रहें, उसके लिए सब एक जैसा है। इनका घर में होना या ना होना सब एक बराबर है। वहीं एक लड़की, फंकी कपड़े, कानों पर बड़े बड़े हेडफोन्स, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस चली जा रही है। आसपास क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं। उसे ना तो पता है ना ही उसे कोई फर्क पड़ता है। राह चलते अगर इन्हें कोई टोक दे तो रिएक्शन आता है, एक्सक्यूज मी, क्या प्रॉब्लम है? ये है आज के बच्चे। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बच्चे अपने घरों में पराये हो गए हैं, जहां हंसी की जगह अब मोबाइल की रोशनी ने ले ली है और जहां माता पिता जिंदगी बेहतर बनाने की दौड़ में रिश्ते छोड़ते जा रहे हैं। ऑफिस की थकान घर में खामोशियां घोल रही हैं। पिता के पास वक्त नहीं है, माँ के पास सुकून नहीं है और बच्चों के पास कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चों को दुनिया जीतने के गुर सिखाए जा रहे हैं, लेकिन दिल खोलकर बात नहीं की जा रही। यही बच्चे फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट और शेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन घर में नहीं। शायद यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा मायूसी उस उम्र में है जहां खिलखिलाहट होनी चाहिए थी। चौंकाने वाला सच ये है कि हमारे देश भारत में 13 से 17 साल के करीब 7.3% बच्चे किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 11 से 18 साल के 14.5% बच्चे डिप्रेशन और 15% बच्चे एंजाइटी से पीड़ित हैं। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे छुपा सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है। क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को सफल बनाने की होड़ में उसे अकेला तो नहीं छोड़ रहे? आप आश्चर्य करेंगे कि बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है और उसमें 35 से 40% रीजन फैमिली इश्यूज हैं। ऐसे में क्या करें? इन नए चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें? बच्चों के साथ रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? इन सभी विषयों के बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सोमा सिंह जी। आप एक पेरेंटिंग कोच हैं और मोटिवेशनल स्पीकर, जो सिर्फ बच्चों की परवरिश नहीं बल्कि रिश्तों को फिर से जीवित करने की बात करती हैं और सही गाइडेंस देती हैं। सोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वुमनिया के प्लेटफॉर्म में। धन्यवाद पुनीता जी, मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। हमारा वुमनिया का प्लेटफॉर्म जो है उसमें डिफरेंट फील्ड के वुमनियाज आती हैं और हम लोग उस पर वर्क करते हैं और उनके बारे में लोगों को अवगत कराते हैं। तो आज जैसे आपके साथ पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हम पेरेंटिंग पे आज पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सोमा जी, आज की टीनेजर की सबसे बड़ी समस्या क्या है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए पुनीता जी, आपने ना जैसे मैल न्यूट्रिशन सुना होगा। आज का बच्चा जो है इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, सो विद इंफॉर्मेशन ओबीज है, लेकिन इमोशनली मैल नरिश्ड है। तो बच्चे को आज जो डिवाइसेस आ गई हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है और बच्चे के पास हर वक्त कनेक्टिविटी है और उसकी दुनिया उस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में तो है, लेकिन जो एक सेंसिटिविटी होती है, सेंसोरियल डेवलपमेंट होता है, या आप कहेंगे कि बच्चे को ये अपने आसपास के जो वातावरण की समझ होती है, हर चीज़ को वो महसूस करता है, वो महसूस करना बहुत हद तक कम हो गया है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आज का बच्चा इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाला मैल नरिश्ड, इमोशनली मैल नरिश्ड बच्चा है। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही बताई। क्या सिर्फ ये सोशल मीडिया और पीर प्रेशर की वजह से है या कभी हम माता पिता भी इस दर्द का हिस्सा हैं? देखिए पुनीता जी, मैं जहाँ तक मानती हूँ कि मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है टीनेजर्स के साथ, बच्चों के साथ, क्योंकि मैं पिछले 28 साल से एजुकेशन के फील्ड में हूँ और मेरा अधिकतर जो वर्क रहा है वो 10 इयर्स से लेकर के 15-16 इयर्स के बच्चों के साथ। मैंने DPS गाज़ियाबाद में
करीब 25-26 साल काम किया, और अब मैं श्री विद्या स्कूल की फाउंडर प्रिंसिपल होने के नाते भी हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ कनेक्शन में हूँ। तो ये बदलाव ये आता रहता है, हर जनरेशन में बदलाव आता है। और अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड होने की वजह से बहुत आसान है हम सबके लिए कहना कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम है, बट हम लोग एज अ सोसाइटी, समाज की तरह से भी हम इसका हिस्सा हैं। हम पेरेंट्स होने के नाते भी हिस्सा हैं और हम स्कूल्स होने के नाते भी हिस्सा हैं कि बच्चे के पास कनेक्टिविटी बहुत है, बट रियल कनेक्शंस रियल लाइफ में वो है ही नहीं। बिल्कुल, और यही मेरे ख्याल से सारी चीज़ों की, ख्याल से क्या, मेरे अनुभव में भी यही सारी मुसीबतों की जड़ है, जो भी आज समाज में परेशानियां दिख रही हैं हमको, जिसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। ये इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बच्चे के पास रियल लाइफ कनेक्शंस ही नहीं हैं। तो जैसे आप सेशन लेती हैं जी, तो उन सेशन के दौरान आपने ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स किस तरह की आपने देखी अब तक? तो जैसे कॉमन सी प्रॉब्लम हो, लाइक। हाँ जी, तो ये परेशानी 2 लेवल पे है। एक है माता पिता की परेशानी, परिवारों की परेशानी, और दूसरी है बच्चे की परेशानी। तो जनरली जो परिवारों की परेशानी है, माता पिताओं की, अभिभावकों की परेशानी है, वो परेशानी उनको जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो टीन एज में आ जाता है, तब वहाँ पे उनको एब्सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है। वहाँ पे उनको लगता है कि बच्चे को जो हम कह रहे हैं वो बच्चा अटेंशन पे नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है, बात मान नहीं रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, रिप्लाई बैक कर रहा है। लेकिन अगर मैं बच्चे की परेशानी देखूं तो बच्चे की परेशानी ये जो लैक ऑफ कनेक्शन की थी वो बहुत पहले शुरू हो गई थी, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था छोटा होने की वजह से। बिकॉज जब बच्चा बहुत छोटा था उसको रियल लाइफ कनेक्शंस की ज़रूरत थी, उसको था कि उसके पेरेंट्स उसके साथ खेले, उसके साथ समय बिताएं। अब पहले क्या होता था, बहुत बड़े परिवार, शायद वो 3 जनरेशन पुरानी बात है, मेरे नाना जी के टाइम की बात है, कि उस समय पे बड़े परिवार होते थे और हर सबसे कनेक्शन होता था, इसलिए पेरेंट्स को उतनी जिम्मेदारी की जरूरत नहीं थी। अब क्या है, परिवार सिमट गए, एक 2 रूम और 3 रूम BHK फ्लैट में हो गए। तो ये फ्लैट सिस्टम में बच्चे की दुनिया माता पिता तक सीमित है और वो अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, चाहे वो काम की ज़रूरतें हैं, चाहे वो अपनी लाइफ का कुछ कमिटमेंट्स हैं, चाहे अपने ड्रीम्स हैं, अपने एस्पिरेशंस हैं, पर बच्चे के लिए कनेक्शन वो कनेक्शन बहुत पहले ब्रेक हो जाता है, पेरेंट्स को बाद में रियलाइज़ होता है। बिल्कुल। और ऐसा भी तो है जो पेरेंट्स, मतलब बच्चे हैं, एक हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है सपोज जी, और उसके पेरेंट्स साथ में रह रहे हैं जी, उनके पेरेंट्स, हाँ जी, तो यानी कि उसको लोग जॉइंट फैमिली बोल देते हैं। उसी को लोग जॉइंट फैमिली बोलते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर साथ में तो जॉइंट फैमिली हो गई, और वो भी अकेले रहते हैं। आज की जनरेशन में क्या है, सब अलग अलग रह रहे हैं और सिर्फ मिलने जाते हैं। ये बहुत सिंपल सी, बहुत कॉमन सी बात है कि एक डाइनिंग टेबल पे 5 लोग हैं, पांचों के हाथ में फ़ोन होता है, तो आप एक साथ एक छत के नीचे होते हुए भी एक साथ नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए, पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं वो कब शुरू होती है? तो देखिए पुनीता जी, हम ऐसा मानते हैं कि पेरेंटिंग शुरू होती है बच्चे के जन्म के साथ, पर मैं मानती हूँ पेरेंटिंग माइंडसेट जो होता है ना, वो बच्चे के बारे में जब आप सोचते हैं कि हमें अपनी फैमिली प्लान करनी है, तभी से ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स अपना माइंडसेट क्रिएट करें पेरेंटिंग का। क्योंकि जैसे आप एक पौधे के बीज बोते हैं और उस बीज की देखभाल से ही शुरू होती है कि आपने उसके लिए कैसी मिट्टी तैयार की है, कैसे आप उसको पानी दे रहे हैं, किस तरह की उसको हवा मिल रही है, किस तरह की उसकी रोशनी मिल रही है। वो जर्मिनेट होने से लेकर के वो बड़ा पौधा वृक्ष जो बनेगा, फलदार, हवादार और वो शेड वाला जो वृक्ष बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा वो बनेगा भी या नहीं बनेगा कि आपने उस बीज को कैसे रोपा। तो वही वाली कहानी है बच्चों के लिए भी कि जिस दिन हम सोचते हैं कि हमें पेरेंट बनना है, उस दिन से ही हमारी पेरेंटिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, जो बच्चों में गलत और सही की जो विकसित होता है, माइंड जो डेवलप होता है, वो क्या एज होती है? तो देखिए, बच्चे का जो पहले शुरू में डेवलपमेंट होता है, पहले 6 साल तक, 7 साल तक बच्चा सेंसोरियल सीखता है। वो उसको हर चीज़ को टैक्टाइल सेंस से, यानी कि टच करके, सुनकर, देखकर, टेस्ट से, जो अपने 5 इंद्रियां होती हैं हमारी, उनके द्वारा सीखता है। और उसके बाद उसका जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है, यानी कि नियो कॉर्टेक्स डेवलप होता है, तब से बच्चे में एक विजुअलाइजेशन की और लॉजिकल थिंकिंग की समझ होती है। उससे पहले बच्चा जो सीखता है वो माता पिता को देख के सीखता है, अपने एनवायरनमेंट को देख के सीखता है। और अनफॉर्चुनेटली जब स्क्रीन्स बहुत सामने आ जाती हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है बच्चे का, उस एज में एक बीच में दौर आया था, आपने भी नोटिस किया होगा,
खास तौर पर कोविड वाले फेज में, कि पेरेंट्स बहुत प्राउड फील होते थे कि मेरा बच्चा तो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ पर उसको यूट्यूब का वीडियो ऑन करना आता है। बड़ा एक्साइटमेंट हुआ था इन चीज़ों को लेकर। उसके 3 साल बाद जब बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट सामने आ गए। बच्चे का सेंसोरियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने वो 5 इंद्रियों का इस्तेमाल किया ही नहीं। उसकी पूरी दुनिया जो है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ ऑडियो विजुअल में ही सेंटर होके रह गया। तो बच्चे में समझ जो आती है सही गलत की, वो 6-7 साल के बाद शुरू होती है, और उसके बाद बच्चे लॉजिकली भी सीखने लगते हैं। उससे पहले बच्चे जो देखते हैं उसी को सीखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज अ सोसाइटी बच्चों के सामने सही रोल मॉडल्स प्रस्तुत करें। तो उस उम्र में पेरेंट्स का इमोशनली अवेलेबल होना कितना ज़रूरी है? मैं एक ये सवाल और जानना चाहती हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि क्या होता है जब जो छोटा बच्चा होता है उसको अपने एनवायरनमेंट पे कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ करेक्शन नहीं कर सकता, खाली उसको एक सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है अपने एनवायरनमेंट में। वो सेफ्टी सिक्योरिटी उसको पेरेंट्स से ही मिलती है। और ये बहुत छोटे बच्चे को, उसको किसी से नहीं पता होता कौन अपना कौन पराया। उसको फेमिलियर फेसेस, और ख़ास तौर से माँ के साथ उसका, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड का कनेक्ट है, तो माँ के उसके पास बहुत कंफर्ट और सेफ्टी होती है। और अगर हम इमोशनली अवेलेबल बच्चे के लिए उस टाइम पे नहीं हैं, तब कि हमें पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कह नहीं पाता जब तक शब्दों में व्यक्त ना कर दे। लेकिन उस टाइम की जो इमोशनल अवेलेबिलिटी पेरेंट्स की बच्चों के लिए, वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आ जाता है, वो ज़िंदगी भर के लिए बच्चे के जीन्स में स्टोर होता है, डीएनए में स्टोर होता है। और अगर वहाँ पे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाता है कि बच्चे को सेफ फील नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो डीएनए पैटर्न्स रिपीट होते हैं, और वो बच्चे के लिए वो लैक का जो एक्सपीरियंस है वो बार बार अट्रैक्ट होता रहता है उनके स्पेस में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के पास। अच्छा, बच्चों के साथ इमोशनली तो हो गया, उसके अलावा जो स्पर्श थेरेपी होती है एक तरीके से, वो कितनी मायने रखती है? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊंगी कि देखिए, छोटा बच्चा होता है, आप उसको उछालते हैं, वो खुश होता है, उसको एक्साइटमेंट लगता है ना। जबकि बड़े इंसान को आप जरा सा यहाँ से स्टेप करने लगेंगे, आप यहाँ खड़े हैं, अगर जरा सा आपको पीछे से कोई छू दे तो हमको एक डर सा महसूस होता है। तो बच्चे में वो डर नहीं होता। बच्चे में जो टच है, वो टच उसको सेफ्टी फील करा रहा है या नहीं करा रहा है, वही बात है। इसलिए अगर फेमिलियर लोग हैं, वो बच्चे को टच करते हैं, उसको बहुत अच्छा फील होता है, और जो अनफेमिलियर हैं, वो बच्चे को सेफ्टी सिक्योरिटी फील नहीं होती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो बच्चों को उछाल दिया जी, तो ये तो हो गई छोटे बच्चे की बात जी। मैं कहती हूँ स्पर्श थेरेपी ऑलवेज, हमेशा, हर एज में जरूरत मैं वही होती उसी है। बात पे आती हूँ कि जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है ना, देखिए जब हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स की आदत में नहीं था कि हमको आके लाड से एम्ब्रेस करें या दुलार करें। हग नाम का शब्द ही शायद बाद में डिक्शनरी में आया होगा। हमारे समाज में हग नहीं था। हमारे समाज में आज भी मेरी मदर को अगर मैं बोलूँ मम्मा किस दे दो, तो वो एम्बैरेस्ड फील करती हैं। जबकि हम अपने बच्चों को दिन में 10 बार बात करते हैं तो बोलते हैं लव यू बेटा, है ना, और हम एम्ब्रेस करते हैं। तो ये अब क्योंकि बच्चों के पास टच देने वाले कुछ ही लोग हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर गिविंग देम दैट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑल्सो। सो पेरेंट्स को ये ज़रूरी है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कॉन्शियसली बच्चे को कभी कभी एम्ब्रेस करें, उन्हें ये फील कराएं कि यू आर अवेलेबल एंड यू आर लविंग देम। ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो एक शुरुआत, एक अच्छी फैमिली की शुरुआत सुबह से हो सकती है, बिल्कुल मॉर्निंग से, कि आप सुबह उठते हैं, अपने बच्चे को गुड मॉर्निंग करते हैं, जो आजकल का ट्रेंड है। बच्चे को आपने संस्कार सिखाए तो वो गुड मॉर्निंग करेगा, पैर छुएगा, लाइक आप उसको हग कर रहे हो और उसको आप दिनचर्या बता रहे हो, आज का क्या शेड्यूल। मुझे लगता है एक फैमिली गेट टुगेदर जो है वो हमारे यहाँ से ख़त्म होता जा रहा है। लोग आपस में बैठते ही नहीं है, बातें ही नहीं करते, तो कहाँ से इमोशंस और कहाँ से स्पर्श थेरेपी डेवलप होगी? बिल्कुल। देखिए, और एक ये तो बहुत ज़रूरी है, आपने बात बताई कि हमें बिल्कुल स्पर्श, बच्चे को एक वो लविंग टच देना बहुत ज़रूरी है, और वो स्ट्रैटेजिकली देना ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचते हैं सब कुछ नेचुरल हो जाता है, सब कुछ नेचुरल नहीं होता है।
आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है कि मेरे बच्चे को मुझे कितना समय देना है। ज़रूरी नहीं कि आप उनको दिन में 10 घंटे दें, आपका 10 मिनट बच्चों के साथ एक अच्छा जॉयफुल टाइम स्पेंड करना हेल्प करता है। और एक चीज़ और ख़ास है इसमें कि अगर हम दिन की शुरुआत ना ग्रैटिट्यूड से करें तो भी एक बहुत अच्छा संस्कार, एक रिचुअल बन जाती है कि सुबह उठ के आप जैसे ही गुड मॉर्निंग बोलते हो, देन थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर ईच अदर ऑल्सो। सो अगर ये आपके परिवार में एक संस्कार पड़ जाता है ना, तो जीवन की बहुत सारी उलझनें अपने आप में सुलझ जाती हैं। बच्चा सीख लेता है कि ग्रैटिट्यूड से बच्चा ये देखना सीख लेता है कि हमारे जीवन में बाकी लोगों का कितना योगदान है। हम लोग ये देखते हैं ना कि जनरेशन कैसी बात करती है, वो ये कहती है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। मतलब आप ये देखिए, ये कॉमन है, तो लोग कहते हैं जनरेशन गैप है। तो ये हर ज़माने में हर कोई यही बात कहता है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। तो ये जनरेशन गैप है या कम्युनिकेशन गैप, ये मैं और जानना चाहती हूँ आपसे। जी, सो पुनीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर जनरेशन में ना पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यही बताते हैं हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमारा ज़माना इससे बेहतर था। देखिए, जब हम उस समय को जी रहे होते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम बहुत बेस्ट टाइम्स में जी रहे हैं, हमारा बहुत बेहतरीन वो है। क्या होता है कि हर समय वक्त आगे बढ़ता रहता है और समय की ज़रूरतें बहुत बढ़ती रहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछले 15-20 सालों में शायद बदलाव और ज़्यादा फास्ट हुआ है, बहुत फास्ट मूविंग चेंज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़माना अच्छा था और ये नहीं है, क्योंकि आप देखें आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव हुए हैं, कितनी सहूलियतें हमको मिल गई हैं आज। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर घर में कोई बीमार है तो आप खाना ऑर्डर कर सकते हैं, आपको हेल्दी घर का बना हुआ खाना आ सकता है, आपको ट्रैवल में कितना ईज हो गया है, आपको कम्युनिकेशन कितना आसान है, आप हर वक्त जुड़े रहते हैं। मैं मानती हूँ कि आज के ज़माने में जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई है। इसलिए ज़माना तो आगे ही बढ़ा है और वक्त का नेचर है, स्वभाव है आगे बढ़ना। लेकिन ये हमारा कहना कि ये पीढ़ी अच्छा नहीं कर रही है, हमारी पीढ़ी बहुत अच्छा करती थी, अगर हम वास्तव में सच्चाई के साथ कनेक्ट करें तो आई थिंक चैलेंजेस बहुत सारे कॉमन ही थे। जब हम यूथ में थे तो हमारे पेरेंट्स की भी हमसे वैसी शिकायतें थी, आज हमारे बच्चे यूथ में हैं, आज हमारी शिकायतें वैसी हैं। लेकिन बिल्कुल आपकी बात सही है कि कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ गया है और इसीलिए एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को समझ नहीं पाती है, क्योंकि हम बैठ के बातें नहीं करते, हम उनकी समझ नहीं रखना चाहते और कहीं ना कहीं हम लेड बैक हो जाते हैं। अब आज हम अगर पेरेंट्स हैं और हमारी होल सोल जिम्मेदारी है अपने बच्चों को अपब्रिंग करने की, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की दुनिया को समझें। बिल्कुल। वो कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कैसा उनके टाइम का उनको खाना पसंद है। ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो वो कर रहे हैं हम उन्हें अप्रूव करें, लेकिन बिना जाने डिसअप्रूव भी तो नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ा चैलेंज इस पीढ़ी का आ रहा है कि हम बिना उनकी ज़रूरतों को, उनके वक्त को, उनके वातावरण को, उनके एनवायरनमेंट को समझे बिना हम उसको रिजेक्ट करते रहते हैं कि हमारे ज़माने में अच्छा था, तुम्हारे ज़माने में अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट्स को भी आज खुद को अपडेट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी वो अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे खुद को। बिल्कुल सही, क्योंकि अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समय वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ रहा है। तो जितना विकास ज़्यादा हो रहा है उतनी हमको ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें। और ऐसा ही नहीं है, एक मैं आपको वाकया बताऊंगी। जब मेरा बेटा छोटा था और माई फर्स्ट चाइल्ड इज़ बॉय and he was like 8-9 years and I was a teacher and I was a professional, I was a progressive teacher and I was into education, I was growing with times and उस प्रोसेस में क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें मैं सीख रही थी, लेकिन बाकी जो पेरेंट्स जो इवॉल्व नहीं कर रहे थे तो वो यही कहते थे तुम सेल्फिश हो। उनको लगता था ये सेल्फिश है, अपनी ग्रोथ में लगी हुई है और अपने बच्चों की तरफ डिवोटेड नहीं है। तो मैंने एक बार अपने बेटे से पूछ लिया ऐसे ही कि बेटा, सारी के सारी मदर्स जो आसपास हैं वो परेशान नज़र आती हैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके, और मैं तो सोचती हूँ कि आप अच्छा ही कर रहे हो। तो कहता है मम्मा डोंट वरी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। यानी कि पुनीता जी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त बच्चे ही पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स खुद को अपडेट करें और वो भी अपने बच्चों को प्राउड फील कराएं कि हम भी आपके टाइम के साथ स्पीड अप कर रहे हैं, आपके टाइम के साथ स्टेप अप कर रहे हैं और वी आर देयर, सो चिल्ड्रन फील वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो ये पेरेंट्स अपने आप को कैसे अपडेट करें, मतलब वो कैसे इस चीज़ को लें कि उनमें ईगो भी ना हर्ट हो, क्योंकि आज के समय पे मुझे लगता है ईगो भी एक बहुत बड़ा रोल है।
कितना रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ईगो क्लैशेस क्यों आते हैं? ईगो क्लैशेस तब आते हैं कि आप अपने आप को मान रहे हैं कि मुझे वैलिडेशन मिलेगा कहीं और से। अगर हम खुद की कदर करते हैं, अपने अनुभव की कदर करते हैं और अपनी पोजीशन की कदर करते हैं, तो हमें वैलिडेशन की शायद आवश्यकता ना हो। एटलीस्ट हमें एडल्ट्स को, पेरेंट्स को मैच्योर होने के नाते ज़्यादा समझ होनी चाहिए। और एक बात जो सबसे बड़ी समझने की पेरेंट्स को है कि पहले क्या होता था, हमसे 2 जनरेशन पहले, कि पेरेंट्स का एक्सपोजर बच्चों से ज़्यादा था। टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो पेरेंट्स घर से बाहर काम करने जाते थे, फादर्स जाते थे, पर्टिकुलरली मदर्स भी कम काम करती थी, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा था। तो फैमिलीज का स्ट्रक्चर ये था कि दादाजी की बात सुनी जाए या फादर की बात सुनी जाए, ताया जी की बात सुनी जाए, क्योंकि यकीनन उनका अनुभव ज़्यादा था, तो उनके अनुभव अच्छे बुरे कैसे भी हो, उनके अनुभव के हिसाब से परिवार का मार्गदर्शन होता था। आज ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड में, हर क्षेत्र में पेरेंट्स को बच्चे से ज्यादा पता हो। आज का बच्चा कनेक्टेड है। बिल्कुल, आज का बच्चा हो सकता है आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, बहुत सारी चीजें होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। पेरेंट्स का अपना अनुभव है, उसका एक्नॉलेजमेंट भी होना चाहिए, लेकिन हर वक्त ये जिद, ये ईगो कि मैं सही हूं और तुम गलत हो, तो बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है आप उसको नकार तो सकते ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये तो नहीं कह सकते कि तुम 13 साल के हो, तुम कुछ नहीं जानते, मैं 33 साल का हूं तो मैं ज्यादा जानता हूं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं कि आप उसमें बच्चे से ज्यादा नहीं, बच्चे के बराबर भी नहीं, बच्चे से बहुत कम भी नहीं जानते हैं। और वहीं पेरेंट्स को खुद को अपडेट करने की भी जरूरत है, और जहां आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं वहां एक्नॉलेज करने की जरूरत है। वाई शुड वी नॉट गिव अ क्रेडिट टू द चाइल्ड के भाई तुम भी जानते हो, तुम मुझे सिखा दो। तो जब ये परिवारों में ऐसा सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, ये एक हार्मनी आ जाएगी, मुझे लगता है बहुत सारे परिवार बेहतर कर पाएंगे टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और मैं सोमा जी, मैं देख रही हूँ, जैसे सुसाइड की मैं बात कर रही हूँ, और ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं, और मुझे लगता है ये टीनेजर्स सबसे ज़्यादा सुसाइड केस हो रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद है कि आज, जैसे मैं सुबह न्यूज़ भी सुन रही थी वाइल आई वाज ड्राइविंग, कि 5 साल का बच्चा, उससे मोबाइल फ़ोन पेरेंट्स ने लिया, और मोबाइल फ़ोन लेने की वजह से ही बच्चा इतना अपसेट हुआ कि वो घर से जाने को तैयार है। कहाँ से सुन लिया उसने? जिस बच्चे को अभी अपने खुद के ध्यान रखने की समझ नहीं है, उसके लिए मोबाइल फ़ोन इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है। पर ये कहाँ से आया? ये मोबाइल बच्चे का रिजॉर्ट तभी होता है ना जबकि आपने एज ए फैमिली कनेक्शन नहीं डेवलप किया। तो जहाँ भी एब्सेंटिज्म हो जाएगा हमारा बड़े होने के नाते, एडल्ट्स का, पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, वहीं बच्चे को एक एस्केप मिल जाएगा, और वो दुनिया उसको बहुत सुहावनी लगती है बहुत कम उम्र में। लेकिन वहाँ रियल कनेक्शन तो है ही नहीं ना। वहाँ कोई आपके दुख सुख का साथी नहीं है, वहाँ आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप चाहे कितने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लो, कितनी भी रील्स देख लो, कितना भी यूट्यूब देख लो, हैं तो हम सब ह्यूमन बींग्स ही। बिल्कुल। तो और दूसरा कारण ये साथ में आ रहा है कि देखिए, सारे इमोशंस बहुत नेचुरल होते हैं। हम लोग इंसान हैं, हम लोगों की ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, तो हमारे सारे इमोशंस भी बहुत नेचुरल हैं। हम कहीं ना कहीं उन इमोशंस को भी तो नकार रहे हैं। बच्चा जब छोटा सा होता है, रोना शुरू करता है, तो हमें लगता है बच्चे को हम एकदम से शट कर दें। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की परेशानी जो बढ़ गई है हर जनरेशन के लिए, कि हमें इमीडिएट रेजोल्यूशन चाहिए हर प्रॉब्लम का। अगर बच्चा रोया तो उसके मुंह में चॉकलेट स्टफ कर दी हमने, खिला दिया, पिला दिया, टॉयज दे दिए, बट हम चाहते हैं इमीडिएटली बंद हो जाए। एक्सप्रेशन है ही नहीं ना खुशी का एक्सप्रेशन है, ना दुख का एक्सप्रेशन है, ना गुस्से का एक्सप्रेशन है। अगर पेरेंट्स ने गुस्सा कर दिया तो बच्चा भागने लग गया। तो ये हमें एज फैमिलीज भी बच्चों में बहुत कम उम्र से ही ये लाना पड़ेगा कि सारे के सारे जो इमोशंस हैं वो बहुत नेचुरल हैं, और इमोशंस का एक्सप्रेशन गलत नहीं है। पर उन इमोशंस के एक्सप्रेशन में हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका चयन खास है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप दूसरे को गालियां देना शुरू कर दें। उसका मतलब ये है कि आप ये अवेयर हो, आप ये एक्नॉलेज करें कि हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, और इस सिंपल्स में किसी को मैं गलत बात ना कह दूं, तो मुझे उसके इमोशनल रेगुलेशन की टेक्निक्स आनी चाहिए, वो टूल्स आनी चाहिए जो हम पेरेंट कोचिंग में पेरेंट्स को देते हैं, जो हम बच्चों को भी देते हैं। ये टूल्स खास हैं कि आपने 10 से 1 की काउंटिंग की, या आपने एक ग्लास ठंडा पानी पिया, या आपने
2 मिनट के लिए लंबी गहरी सांसें लेना शुरू किया, कुछ जर्नलिंग के टूल्स होते हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और परेशानी यही आ रही है कि बड़ों ने इमोशनल रेगुलेशन छोड़ दिया है, वो बहुत इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं। एक आपस में झगड़ा हुआ तो फैमिली सेपरेट हो गई, और डिसफंक्शनल फैमिलीज का बच्चों पे क्या असर पड़ता है ये आज आप हर स्कूल में जाके देख इसका सकते मतलब हैं। है, जो आपने अभी जवाब दिया मुझे लगता है कि एक ये भी रीज़न है कि बच्चे जो हैं डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल, जो डिप्रेशन में जब वो जा रहे हैं, तो इसको लेके पेरेंट्स कैसे अंडरस्टैंड करें कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, वो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? मतलब ये एक बहुत गहरा सवाल है, जिसकी वजह से सुसाइड के केसेस होते हैं। बच्चा डिप्रेशन में, पेरेंट्स को पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो एंटर कर रहा है, वो तो स्माइल लेके एंटर कर रहा है, घर में आ गया, बैठ गया, किसी से बात नहीं कर रहा, वो अपने रूम में जाता है, थोड़ी देर में पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया। ये क्या है? ये बड़ा बहुत आने वाले समय पे बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत जो मुझे भयावह दिखाई है दे ये रहा है। सब। डरावना है बहुत ज़्यादा, सोच के भी डर लगता है। बिल्कुल मुझे इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो देखिए क्या है कि जैसे हम बात कर रहे थे इमोशंस की, बच्चे का एक स्वभाव होता है। अगर आप नेचुरली किसी बच्चे को देखें, आप मतलब बहुत इकोनॉमिकली वेल ऑफ में ना जाएं, नॉर्मल फैमिलीज़ में देखें, बच्चे का स्वभाव होता है जॉयफुल होने का, है ना। क्या होता है, आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, जॉय का वाइब्रेशन बहुत हाई होता है और सैडनेस का वाइब्रेशन बहुत लो होता है। तो जॉय इज़ अ नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड नेचर ऑफ चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर। जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते जाते हैं तो आपका जॉय का जो एक्सप्रेशन है वो स्ट्रेस से ओवरकम हो जाता है, लेकिन बच्चों में नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको आपका बच्चा जॉयफुल नहीं नज़र आ रहा है, जो जनरली जॉयफुल होता है, वो विड्रॉन है कि वो बातचीत नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ा है, उदास है, हर चीज़ में रिएक्ट कर रहा है, उसके बिहेवियर एट्रीब्यूट्स बहुत चाइल्ड लाइक नहीं है या टीनेज लाइक नहीं है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चे को अब हेल्प की ज़रूरत है। कुछ बच्चे फॉर्चुनेटली अवेयर होते हैं, उनको पता चलता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। जैसे मेरी बेटी जब कोविड फेज में थी, शी वॉज इन क्लास 10, तो उस टाइम पे उसको बहुत लोनलीनेस फील होती थी एंड उसने बोला मम्मा मुझसे ये हैंडल नहीं हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए, एंड आई गॉट हर थेरेपी सेशंस। तो इसी तरह से आपको कोच चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, इसकी ज़रूरत यकीनन पड़ने लगी है। हम एज अ सोसाइटी आज इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि जहाँ जहाँ बच्चों में आपको चेंज दिखता है, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए, तब बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा और ये सुसाइडल थॉट्स वगैरह आप ओवरकम कर पाएंगे। वरना ऐसा नहीं होता कि इतने सारे लोगों को इतनी कम ये एज में आज ये करना, मतलब सुसाइड के थॉट्स आने लगे। ये बहुत नेचुरल नहीं है, ये बहुत ही अननेचुरल चीज़ें हैं और आपको एज अ पेरेंट, एज एन एडल्ट, इवन स्कूल में टीचर्स को भी समझ में आना चाहिए कि इस बच्चे का व्यवहार कुछ तो बदला है और इसका कारण मतलब है कि बेसिक नेचर, हम अगर बोलें अपने घर में हम 4 प्राणी रहते हैं अगर, तो हमें सबके बेसिक नेचर पता होने चाहिए। बिल्कुल। कि किसका क्या नेचर है, किस टाइप का बिहेवियर है, ये कहाँ तक जा सकता है, कैसे कर सकता है। मुझे लगता है वहाँ एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है लोगों का नहीं है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, सुसाइड, लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं, गृह कलेश, ये सब डेवलप होते हैं। बिल्कुल है मैम। और इसमें खास तौर पे यही है कि हम ना ये जान के भी कई बार नकारते रहते हैं, हमें लगता है इसके साथ कुछ अच्छा नहीं है। हम लोग अभी भी जान लेते हैं, अगर अपने कोलीग्स की बात करें या अपने घर में फैमिली मेम्बर्स की बात करें, आज ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना। लगेगा आपको जैसे इंसान सो के उठकर आया है, या आपने सुबह हेलो बोला आकर के अपने वर्क प्लेस पे, उसी से आपको पता चलता है। वहाँ पे ज़रूरी है कि हम दूसरे की सुन लें, और बच्चों के साथ खास तौर पे हम उन्हें सुनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। एज पेरेंट्स, हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा बहुत अच्छा एकेडमिक्स में करे, बहुत ही अच्छा उसका बिहेवियर हो, बहुत ही अच्छे से वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। हम लाइफ में कुछ मेस चाहते ही नहीं, हम सब कुछ प्रेजेंटेबल चाहते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव समाज में आया है। पहले एक्सेप्टेंस थी कि मेस होता है, अभी हम सब कुछ होटल की तरह से दिखाना चाहते हैं। घर हमारे होटल्स की तरह से रखना चाहिए, बच्चा हमारा बिल्कुल स्मार्ट इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, उसको बहुत सारी अंग्रेजी में बातें बतानी आती हो, वो बिल्कुल क्रैंकी ना हो। ये पॉसिबल नहीं है ना।
घर में घर होता है, घर में बच्चा बच्चा involvement होता नहीं है करते बच्चों का। यस Yes. ये बड़ों का भी है, बच्चों का भी दोनों है। का हम है। दूसरे के इमोशंस को जानते हुए नकार रहे हैं आज के समय में, और इसलिए वो इंसान इतना अकेला हो जा रहा है कि उसका सब कुछ होते हुए पास में आसपास कोलीग्स फ्रेंड्स सब कुछ होते हुए भी अकेला हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप किसी में ये नोटिस करें कि कोई स्वभावतः जैसा है उससे कुछ अलग कर रहा है, तो उसके साथ बैठें, उसके साथ समय बिताएं और जानें कि क्या चल रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को वहीं पे अच्छा, रोक एक सकते हैं। सिचुएशन जैसे हो गई, सपोज एग्जांपल कि कोई एक बच्चा है और वो एक घर आता है, पेरेंट्स को लगता है कि ये कुछ डिप्रेशन में है या कुछ टेंशन में है, सिचुएशन ठीक नहीं लगती जी। है, उसको हैंडलिंग का क्या तरीका होगा? तो देखिए मैम, कई बार तो अगर आपके कनेक्शन बच्चे से अच्छा है, आप उसको बैठा के सुन लेंगे, सपोज तो उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो एक फिर person। आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी होती है। क्योंकि आजकल जैसे मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ या लाइफ कोच हूँ, तो आपके पास बहुत अवेलेबिलिटी है, थेरेपिस्ट हैं, तो आपको बात कर लेनी चाहिए। बिकॉज कई बार जब आप खुद नहीं हैंडल कर सकते, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अभी बहुत ज़रूरी हो गया है आज के समय में, आज के स्ट्रेस बहुत लेवल्स ज़रूरी को है। देखते हुए कि आप प्रोफेशनल हेल्प के लिए आगे आएँ। इस बात को अंडर द कारपेट ना दबाएं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, हमारे ज़माने में तो थप्पड़ से सब ठीक हो जाता था, हमारे ज़माने में। आपका ज़माना अब नहीं है, अब का ज़माना बहुत फ़र्क है। आजकल का बच्चा हर वक्त टेक्नोलॉजी देखते देखते उसके कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस शुरू में उस ऑब्वियसली उसको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पर क्योंकि हमारे जो हार्मोन्स का जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो लिमिटेड हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर सकती है बॉडी, उसके बाद वो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज करना शुरू करती है। तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों का इंटरेक्शन है, उतना ही फिर जाके उसका स्ट्रेस लेवल भी है। बहुत मज़ा आ रहा है आज आपसे बात करते हुए इस पॉडकास्ट में वोनिया के माध्यम से, और लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है जा भी रही है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहती हूँ कि जनरली हम लोग देखते हैं कि बच्चे से या कुछ काम करने के लिए कहते हैं या कुछ वर्क करने के लिए कहते हैं या ऐसे कर लो या ऐसे करना है, तो वो क्यों पूछते हैं हमेशा। पहले ये होता था कि हमें कोई काम कहा और हम साइलेंटली उस काम को कर लेते थे, लेकिन आजकल सवाल जवाब बहुत रहते हैं, इसका क्या इलाज है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना लाइलाज होती है, क्योंकि वो मर्ज़ है ही नहीं। वो मर्ज़ क्यों नहीं है कि जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, और वो इसके कुछ खास तौर पे बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और वो जब प्रश्न पूछते हैं और हम उनको वहीं पे शट कर देते हैं, तो अगर वहाँ पे वो शट हो जाते हैं, जब वो पहली बात बहुत छोटी छोटी बातें जिनसे वो पूछना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं, वो वहाँ पे हम अगर उनको कट कर देते हैं, हम उनको पुट ऑफ करते हैं, तो आगे जाके वो हमारे पास बड़ी बातें कभी भी नहीं लाएंगे। ये खास तौर पे हमें एज ए पेरेंट्स याद रखना है। तो बच्चे की इंक्विजिटिवनेस और इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग अगर डेवलप हो रही है, वो परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो हमें रादर एक खुशी मिलनी चाहिए कि हमारा बच्चा प्रश्न पूछ रहा है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑथेंटिक। बच्चों के साथ अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर दीजिए ना। कई बार आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल रहेगी और आप जो कहेंगे आपने वो आपकी बात मानी जाएगी। ओबीडियंस का ज़माना बहुत पहले होता था। उसका कारण जैसे हमने डिस्कस किया कि पहले बड़े परिवार होते थे, घर के जो मुखिया होते थे उनका ही बाहर की दुनिया से कनेक्ट था, बच्चों का फैमिली का नहीं था। चाहे वो फैमिली में औरतें भी होती थी, उनको भी ऐसे ही पुट ऑफ किया जाता था। आज महिलाएं भी, आज बच्चे भी, उनकी दुनिया बढ़ गई है, उनका दायरा बढ़ गया है, उनको ज़्यादा पता होता भी है और वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप उत्तर दीजिए, डिस्कम्फर्ट कहाँ है। मतलब इसका मतलब है कि बच्चों की जो माइंड में सवाल हैं, अगर वो क्यों करके पूछ रहे हैं तो पहले आप जवाब दीजिए, वो काम तो कर देगा आपका। लेकिन आप उसको इस बात पे मत डांटिए कह के कि अरे छोड़ ना, तुझे क्या जरूरत है जानने की। लाइक ये जो बिहेवियर होता है तो वो कहीं ना कहीं उसको फील होता है बच्चे को, क्योंकि आजकल बच्चों की फीलिंग डिफरेंट है, वो अलग तरीके से चीज़ों को लेते हैं। मैम इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी होगा कि हमारे लिए जवाब देना कठिन होगा, या कई बार हम उत्तर नहीं भी दे सकते, या हमको नहीं जानकारी है, तो इट इज़ ओके। हम कह सकते हैं बच्चा नहीं मुझको पता है। अगर बात आपको बतानी है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसको डिस्कम्फर्ट को आप एज अप्रोप्रिएटली फेस कीजिए। बच्चा आपसे, एक समय था बच्चा ग्रोइंग अप के रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता था, आज का बच्चा नहीं पूछता है। मेरे बेटे ने मुझसे पूछी जब उसकी ग्रोथ का टाइम आया,
उसके प्यूबर्टी का टाइम आया, मेरी बेटी ने मुझसे एक सवाल नहीं पूछा क्योंकि 8 साल का फासला है, टेक्नोलॉजी थी, हाथ में फ़ोन होता है तो बच्चा बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लेता है। तो जहाँ आपको डिस्कम्फर्ट भी है, अगर आपके बच्चे का जवाब उसको जानना ज़रूरी है, दीजिए। वो आपके रिश्तों नातों की बातें भी हो सकती हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बट एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दीजिए। शायद आपने ओ माई गॉड 2 देखी होगी, उस तरीके से। ये नहीं कि आप उनका ओवर फीड करें माइंड को, लेकिन एज अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन बच्चे का हक बनता है जानना। और आज का बच्चा क्योंकि वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है, मैंने कहा इमोशनली अंडर नरिश्ड है, इन्फॉर्मेशन वाइज अंडर नरिश्ड नहीं है, तो उसको बहुत इन्फॉर्मेशन ही है। कई बार बच्चे जानते हैं उत्तर भी, फिर से आपसे जानकर सवाल करते हैं क्योंकि वे आपके मुंह से कहलवाना चाहते हैं। एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू बी ऑथेंटिक विद द चिल्ड्रन, अनकंफर्टेबल विद द चिल्ड्रन, पर जवाब दीजिए। जिस दिन हम एज अ फैमिली और अभिभावक के नाते पर ये जान लेंगे ना, ऑथेंटिसिटी से ही हार्मनी है, उस दिन के बाद हमारे परिवारों में रिफ्ट खत्म हो जाएंगे कि ये बात उसके सामने क्यों कही, उसको क्यों बताया। ये सब नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमें रिश्तेदारों की बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए। हमें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए कि हम क्या, किसने दिया, किसने क्या लिया, कैसे रिश्ते हैं। बच्चों को रिश्ते खुद समझने दीजिए क्योंकि बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो रिश्ते समझ लेते हैं उम्र के साथ। व्यवहारिकता सिखाने की ज़रूरत नहीं है, संस्कार सिखाने की, वैल्यू सिस्टम सिखाने की और इमोशनल इंडिपेंडेंस देने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे, डिसिप्लिन और फ्रीडम, इन दोनों को कैसे बैलेंस करें पेरेंट्स? बहुत वाजिब सवाल है क्योंकि इसी में परेशानी आती है। हम एज पेरेंट्स ये सोचते रहते हैं कि बच्चा हमारी बात सारी माने, सुने, जो उसको सही काम करना है वैसे ही करे, एज इफ़ के बच्चा ना हुआ कोई रोबोट हो गया कि आपने उसका एक एल्गोरिदम बना दिया, एक सिस्टम बना दिया और वो बच्चा उसी के हिसाब से ऑपरेट करेगा। देखिए, जो ये कन्फर्मिटी होती है ना, कन्फर्मिटी इज़ अ साइन ऑफ से कंप्लायंस, के एब्सोल्युटली कंप्लायंस होगा, बच्चा कंप्लायंट होगा। लेकिन एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग जो है, एक इंडिपेंडेंट थिंकर कभी कंप्लायंट नहीं होगा। इसलिए एजुकेटेड लोग डिफ़िकल्ट होते हैं हैंडल करने में, इसीलिए जो वेल इन्फॉर्म्ड बच्चे हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं और उनको आप डिसिप्लिन खुद नहीं कर सकते, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन इंस्टिल करना ज़रूरी होता है। इसलिए बच्चों से अगर आपका कनेक्शन है, आप बातें करें कि कोई कारण अगर आप कह रहे हैं कि रात में देर तक फ़ोन मत देखो, क्यों नहीं देखो। अगर अर्ली ऑन हमसे ये बात कर पाएंगे कि अगर आप रात के 12 बजे तक फ़ोन देख रहे हो तो आपकी आंखें भी थकेंगी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा, उसका आपकी बॉडी के सिस्टम से फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेहत पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी इमोशनल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। वो ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर समझेंगे, पर उसके साथ ये भी है कि मैं भी तो 12 बजे तक रील्स नहीं देख रही हूँ, मैं भी तो स्क्रॉल नहीं कर रही हूँ एज अ पेरेंट। यानी कि डिसिप्लिन के साथ साथ रूल्स अगर आप बता रहे हो तो उसको इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाओ ताकि वो उसको समझें और उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही। और रूल्स सब पे अप्लाई होते हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे के लिए कुछ अलग से नियम बनेंगे और एडल्ट्स के लिए अलग नियम बनेंगे। नियम अगर है घर में, अगर परिवार के नियम हैं तो सभी पर लागू होते हैं। और पेरेंटिंग बहुत छोटा सा दौर है मैम, अगर पूरी ज़िंदगी को देखें बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। 17 साल का बच्चा घर से बाहर अपने प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए चला जाता है। मेरे दोनों ही बच्चे, मेरा बेटा 17.5 साल की उम्र पे एनडीए में चला गया था, बेटी भी कॉलेज चली गई थापर में, अम्बाला में, पटियाला में। लेकिन कितना छोटा सा समय है, अगर उन दिनों उस समय पे बच्चों की अपब्रिंगिंग के समय पर हम अपने कुछ ऐसी चीज़ों को जो हमें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, थोड़े दिन के लिए अगर उनको एक साइड में रख के पूरा फोकस बच्चे पे दिया जाए तो क्या हर्ज है उसमें। कि हम बच्चों को ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते, पेरेंट्स ज़्यादातर देखा है कि अंडरस्टैंड नहीं करते और ये कह के ख़त्म कर देते हैं, अभी तुझे नहीं पता। तो एक जो वैल्यू होती है, पेरेंट्स को उस वैल्यू पे कितना काम करना चाहिए, यानी कि उस बच्चे की वैल्यू, यानी कि आप छोटा सोच के आपने ऐसे मत छोड़िए, मतलब उसकी वैल्यू जब से वो पैदा होता है, मुझे लगता है तब से उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। जी। तो लेकिन पेरेंट्स उसकी वैल्यू नहीं करते, आपको ऐसा लगता है? ये बिल्कुल है कि हमें लगता है कि हम उम्र में बड़े हैं, हम ओहदे में बड़े हैं, तो हमारी इज्जत है, और जो हमसे छोटी उम्र में है और ये हमारी जो उस ओहदे में छोटा है उसकी इज्जत कम है। और ये ही कारण होता है कि इंस्टीट्यूशंस में भी और परिवारों में भी परेशानियां आती हैं। तो
हर इंसान अपनी उम्र के हिसाब से अपने हिसाब से मैच्योर है और उसको उसके लिए इज्जत मिलनी ही चाहिए। तो अभी फ़र्क तो आया है पेरेंट्स की अप्रोच में कि हम बच्चे से एक रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, लेकिन ये एक्नॉलेजमेंट अभी भी नहीं आया कि वो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से मैच्योर है और उसकी अपनी एक पर्सनल आइडेंटिटी है। हम उनके पीयर्स के सामने उनको डांट देते हैं या ह्यूमिलिएट कर देते हैं। कई बार स्कूलों में भी देखा गया है कि किसी ने, टीचर ने बच्चे को पब्लिकली कुछ बोल दिया। पहले बच्चा ह्यूमिलिएट फील नहीं करता था बहुत पहले, क्योंकि उसकी सेल्फ एस्टीम क्वेश्चन नहीं थी, लेकिन आजकल बच्चा ह्यूमिलिएटेड फील करता है। अगर आपने उसको रिश्तेदारों के सामने, बच्चों के, दूसरे बच्चों के सामने डांट दिया, तो वो अगर या तो वो एक्सप्रेस करेगा, रेबेलियन बनेगा, या फिर वो दब जाएगा। फिर वो उसके डीएनए पैटर्न्स बाद में दिखते हैं। वो इनर चाइल्ड वुंड्स जो है ना, वो एडल्ट लाइफ में रादर लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं, और उसकी हीलिंग अगर नहीं होती तो वो फिर नेक्स्ट जनरेशन तक को ख़राब करते हैं। और ये जो वाइब्रेशन का सिस्टम है ना पुनीता जी, ये बहुत खूबसूरत सिस्टम है कि हमको अपने परिवार में कैसे इमोशंस में रहना है, कैसे शब्द एक दूसरे से बातचीत में इस्तेमाल करने हैं, ये पेरेंट्स को बहुत समझ लेना चाहिए। और अगर एक पेरेंट ने वो समझ लिया कि हमने बच्चे के इमोशंस किस तरह से बात करें कि उसके इमोशंस जॉयफुल, हेल्दी रहें, तो फिर हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां आसान हो जाती हैं। क्योंकि आपने अक्सर कहा है कि बच्चों में इमोशंस फील जो है ख़त्म हो रहे हैं। तो ये आपने ऐसा कैसे कहा? ये मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब अगर स्क्रीन हाथ में बहुत अर्ली आ जाती है और कनेक्शंस परिवार में ना ढूंढ के बाहर खोजे जाने लगते हैं, तो सेंसोरियल डेवलपमेंट नहीं होता। जब वो 5 इंद्रियां ही हमारी पूरी तरह विकसित नहीं होंगी, और इमोशंस का एक्नॉलेजमेंट भी हमने बात की, जैसे कि हम यही नहीं सोचते कि किसी को भी लाजमी है कि गुस्सा आएगा, किसी को भी लाजमी है कि वो कभी दुखी हो सकता है किसी कारण से, किसी को भी लाजमी है कि किसी चीज़ से एक्साइट हो सकता है। हम अपने इमोशंस से दूसरे के इमोशंस को गवर्न करना चाहते हैं कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो तुम भी मेरी खुशी में शामिल हो जाओ, मैं दुखी हूँ तो तुम, ठीक है। परिवार में सामंजस्य होता है, हम एक दूसरे की भावनाओं का कदर करते हैं, इज्जत करते हैं कि भाई ये दुखी है, इस टाइम हम इसको परेशान ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को भी उतना दुखी होने की आवश्यकता है जी। अगर वो जॉयफुल है तो आपको उसके जॉय से परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अभी ये दुखी हूँ, ये मोमेंट्री है, क्योंकि मेरा रियल नेचर तो बीइंग जॉयफुल ही है ना, तो मैं थोड़ी देर के बाद जॉयफुल होऊंगा, ना कि मैं सबके जॉय को ख़त्म करके सबको दुख में रखना चाहूँ। ये हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्योंकि अच्छा, तो इसमें अगर मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूँ इसी पे, कि इस टचलेस जनरेशन को इमोशनली कनेक्ट कैसे करें? तो ये जो आज की पीड़ा है, जिसकी वजह से आज और आप और हम बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये कैसे कनेक्ट किया जाए? सो देखिए मैम, यहाँ पे कोई भी ऐसी पिल नहीं है या कोई ऐसा एक मंत्र नहीं होता है कि आपने उसको गल्प किया और आपकी परेशानी का समाधान हो गया। डैमेज बहुत लंबे टाइम तक होता है और उसकी रिकवरी भी फिर समय लेती है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी फैमिली में एक ग्रैटिट्यूड का वातावरण बनाएं और हम एक दूसरे के जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्नॉलेज करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम नेचुरली एक अच्छी सी फीलिंग दूसरे के लिए भी लाते हैं कि आपने मेरे लिए किया, थैंक यू। वो शब्दों से भी होता है, वो जेस्चर से भी होता है, और वो एक दूसरे की एक्सेप्टेंस से भी होता है। और जब हम अवेयरनेस के साथ ऐसा करते हैं, एक दिन में शायद फ़र्क ना आए, एक महीने में शायद फ़र्क ना आए, एक साल में शायद फ़र्क ना पाए, आ जाता है। आप इवेंचुअली, अगर आपकी एनर्जी बदल रही है, आपका व्यवहार बदल रहा है, तो दूसरे को वो एनर्जी महसूस होती है और वो उसी के रिस्पॉन्स में वो भी बदलता है। लेकिन इसमें पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है कि आपको धैर्य रखना पड़ता है। अगर या तो आपने शुरू से ही अपने परिवार में वो संस्कार डाले, संस्कार का मतलब ये नहीं कि बड़ों की बातें मानो, संस्कार का मतलब ये नहीं है कि रोज़ सुबह उठ के आरती करो, पूजा करो। अच्छी बात है आपके कुछ रिचुअल्स हों, वो रिचुअल्स सब लोग एक सा माने, पालन करें, वो ज़रूरी नहीं है। रिचुअल्स ऐसे हों कि हर कोई अपने स्वभाव में रह सके। आपने हर किसी को उस तरह से एक्सेप्ट किया, और अगर हो भी गया है, खुदा ना खास्ता कुछ परेशानियां आ गई हैं, किसी कारणवश आ गई हैं, उनके लिए आपको धैर्य के साथ उस पर काम करना होगा और एक दूसरे की
इमोशंस को एक्नॉलेज करते हुए, ग्रैटिट्यूड में रहते हुए। और एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपके जो इमोशंस आ रहे हैं उसको आप लिखें। जर्नलिंग एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है कोचिंग में, लाइफ कोचिंग में, कि जब भी आपको कोई इमोशंस आ रहे हैं आप उनको बिना फिल्टर लगाए नोट करते रहें। आप चाहे वो दूसरे को दिखाएं या ना दिखाएं, जैसे हम ट्रुथ लेटर्स लिखवाते हैं, तो किसी पेरेंट को हो रहा है कि वो बच्चे को डायरेक्टली नहीं बता पा रहा है कि बेटा मेरी तरफ से यहाँ मिस्टेक हो गई है और ये मुझे करेक्ट करना है। आप खुद में ट्रुथ लेटर लिखना शुरू कर सकते हैं कि भाई इसके फॉर्मेट्स होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई ये मेरे ये सब इमोशन थे, ये कारण थे, मुझे ये चीज़ तुम में अच्छी लगती है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ। चाहे आप उनको जलाते रहें लिख लिख के, लेकिन जैसे जैसे आपके इमोशंस वेंट आउट होंगे आपकी एनर्जी बदलेगी, वो दूसरे को कम्युनिकेट होगी, वो बच्चा भी आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बट इट टेक्स टाइम। पेशेंस इज द की। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हुए। मैं एक सवाल और पूछना चाहती हूँ, पेरेंटिंग में सबसे बड़ा गैप क्या है? अटेंशन, लव, टाइम या पेशेंस? सो मैम यहाँ पे गैप चारों सभी चीज़ों का है। ये लव का भी है, अफेक्शन का भी है, टाइम देने का गैप भी है, और सबसे मेजर गैप पेरेंटिंग में पेशेंस का है। जैसे मैंने बात की कि जब आप किसी बीज को बोते हैं, वो बीज से लेकर के वृक्ष तक की जर्नी धैर्य का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ह्यूमन बींग्स कोई एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होने वाले लोग तो नहीं है ना, नेचुरल ऑर्गेनिक बीइंग्स हैं और सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस वाले बीइंग्स हैं। देखिए, एक गाय का, एक कुत्ते का बच्चा होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी संभल जाते हैं क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस अवेकन्ड होती है। एक ह्यूमन बीइंग के बच्चे को इंडिपेंडेंट होने में समय लगता है। ठीक है, तो ह्यूमन पेरेंट को ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, ह्यूमन बच्चे को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और वो केयर और वो धैर्य अगर एक पेरेंट के नाते हम रखते हैं, आज के समय में भी बहुत सुंदर, बहुत ही सुलझी हुई सामंजस्य वाले परिवार भी हैं जहाँ पे पेरेंट और बच्चे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करके हेल्दी वे में चल रहे हैं। डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन डिफरेंसेस को आपस में सामंजस्य के साथ तालमेल बिठाया जाता है, ना कि डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है कि नहीं तुमको मेरे जैसा ही होना है। और समय बदला है, हमें एज पेरेंट्स इवॉल्व होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर वो ऑप्शन हम एक्सरसाइज नहीं करते, वो चॉइस हम एक्सरसाइज नहीं करते, जिंदगी में बहुत बड़ा खेल है कि हम अपने पास बहुत पावर होती है, हमारे पास हर वक्त विकल्प हैं, लेकिन हम अपने विकल्पों का इस्तेमाल ना करके एक लाइफ को चलने देते हैं और हम इस चीज में कहते हैं आई हैव टू डू इट। मेरा बच्चा है, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, मुझे इसको पढ़ाना पड़ रहा है, मुझे उसका एडमिशन कराना पड़ रहा है। अब उसकी हमने इतनी चिंताएं बेवजह की पाल रखी हैं। देखिए, अगर आज हमारा आज अच्छा है, अगर आज मेरे बच्चे को मैंने अच्छी फाउंडेशन दी, मैं उसके भावनाओं की कद्र करती हूँ, मैंने उसको फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सही दिया है, वो कल भविष्य में बहुत ही अच्छा करेगा। मुझे निर्धारित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कल क्या बनेगा, वो जो भी बनेगा, जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो दुनिया पे अपनी छाप छोड़ेगा। लेकिन अगर आज उसकी फाउंडेशन अच्छी नहीं हुई, ये जो आज ही है यही तो कल बनेगा, जो गया हुआ कल भी यही बनेगा, बीता हुआ कल, और इस आज वाले से ही आने वाला कल निर्धारित है। तो जब हम बीता हुआ कल की भी चिंता करते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, व्हाट इफ मेरे पास इतना होता तो मैं अपने बच्चे के लिए और ज्यादा कर पाती और ज्यादा कर पाता, और अगर मैं अपने बच्चे के लिए ज्यादा साधन जुटा पाता शायद मेरा बच्चा। ये चिंताओं की जरूरत नहीं होती है हमको, जिसके जैसे मीन्स हैं। अगर आपने आज अच्छा जिया है, आपका गारंटी है कि बीता हुआ कल भी अच्छा ही होगा और आपका आने वाला कल भी सुनहरा ही होगा। लेकिन हमने फालतू की परेशानियां, जैसा बीज बोओगे वैसा ही वृक्ष आएगा ना। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्या ओवर प्रोटेक्टिव होना भी एक प्रकार की लापरवाही है? ये इंडियन पेरेंट्स पे बहुत लागू होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं एज पेरेंट, हम लोग को लगता है कि हम अपने बच्चे के लिए उसका एक फ्यूचर डिज़ाइन करने के लिए जिम्मेदार हैं और हम एक डर की भावना में जीते रहते हैं। हम परफेक्ट पेरेंट होना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डू एवरीथिंग,
परफेक्ट पेरेंट होने से मतलब मेरा है कि हम चाहते हैं ये भी सही हो जाए जिससे कल ऐसा ना हो, वो भी सही हो जाए इससे कल। बहुत सारे पेरेंट्स में देखती हूँ इतनी एंग्जाइटी में रहते हैं, बच्चा गिर के चला नहीं, अरे गिर जाएगा, गिर पकड़ो। जाएगा। उस बच्चे के लिम्स का डेवलपमेंट कैसे होगा? बिल्कुल। बच्चा, इसको सावधान कर दो, उस दोस्त के साथ मत बैठो, इससे बातें मत करो, खेलने मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। जब तक बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं होगा, बच्चा ठोकर नहीं खाएगा, बच्चा मजबूत होगा ही नहीं। बिल्कुल। और पेरेंटिंग में और ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ में ऐसा तो होगा ही नहीं कि चुनौतियां नहीं आएंगी। जो पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हम अपने बच्चे के लिए सारी दुनिया बना दें, एक वर्चुअल वर्ल्ड जैसा हम क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें हमारा बच्चा एक पपेट की तरह घूमता रहे, कितना अनफॉर्चुनेट है ये। बिल्कुल कि एक ह्यूमन बीइंग, आपको एक मौका मिला है कि एक आप इंसान की ज़िंदगी को संवार सकते हैं, पर आप उस इंसान के ओनर तो नहीं है ना, आपने उसको खरीदा नहीं है। बच्चे ईश्वर की एक धरोहर है, आपके फ्यूचर की धरोहर है, भविष्य की धरोहर है, और उनको आपको उनके भविष्य के लिए इंडिपेंडेंट बनाने का काम है, चाहे वो फिजिकली हो, मोरली हो, स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो। लेकिन हम सोच लेते हैं बस वो हमारी धरोहर हैं, हम उनको जैसा चलाना चाहें वैसा चलाएंगे। हाँ, आजकल हेलीकॉप्टर पेरेंट्स हैं, वो बिल्कुल रोबोट्स की तरह से बच्चों को डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसीलिए इतनी तकलीफ़ें हैं। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि आपको अपने ठेका ले रखा है अपने बच्चे की ज़िंदगी का। उस बच्चे को अपना जीवन आगे चलाना है। हमारा एज ए पेरेंट्स, अभिभावकों की तरह से रोल ये है कि हम उनको फ्यूचर के लिए इंडिपेंडेंट थिंकर बनाएं। हम उनको, ऑब्वियसली हमको इन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने में उनकी सपोर्ट करनी है, लेकिन अगर बच्चा पैशन से जो भी करता है, पैसा तो किसी भी चीज़ में कमा सकता है। गॉन आर द डेज के कुछ गिने चुने प्रोफेशंस होते थे, आजकल देखिए आपके पास कितनी बड़ी टीम काम करती है। आपके पूरा एक स्टूडियो से, आपके मीडिया की एजेंसी से इतने लोगों को रोजगार मिला है। हाउ ग्रेटिफाइंग इट इज़। सो लाइकवाइज आज के बच्चे में बहुत उसका इंटेलिजेंस कोशेंट बहुत हाई है। अगर हमने उनको इमोशनली और एडेप्टेबली अच्छे से रेज किया है, वो अपने फ्यूचर में अपनी अच्छी समाज में जगह बना पाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। एटलीस्ट हमको उनको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आता है, जैसे इतनी सारी बात करने के बाद जो मुझे दिखाई देता है, बच्चे के अंदर का जो फेलियर, बच्चे को जो लगता है कि फेलियर जो फील होता है, उसे जो फेस करने की जो ताकत हम कैसे दे पाएंगे? ये भी पुनीता जी बहुत लाइफ में बहुत अर्ली ऑन शुरू हो जाता है। जब बच्चा बहुत छोटा सा होता है ना, तब से हम शोकेस करना शुरू कर देते हैं बच्चे को। आंटी को पोम सुनाओ, अंकल को ऐसे बोलना। हम बोलेंगे, फ्रूट को भी आप देखिए एप्पल बोलना है, सेब नहीं बोलना है। अरे क्या तकलीफ है, जब सेब है, आप हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं, तो बच्चे को हम उसके आसपास की चीज़ों की नॉलेज गेन करने से हमारा फोकस होता है उसके प्रेजेंटेशन पे, और वहाँ से बच्चा वैलिडेशन सीख लेता है कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वहाँ से आ जाता है कि भाई इमीडिएटली उसको उसका रिजल्ट चाहिए। और देखिए मार्केट है, पूरा मार्केट कल्चर है, कंज्यूमरिज्म है कि आपको अपने आप में सेटिस्फाई अगर आप हो गए, आप एक हैप्पी बीइंग हो गए, तो इतने सारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से उसको एक वैलिडेशन चाहिए होता है, और अगर वो वैलिडेशन नहीं मिलता वहीं पे उसको सेंस ऑफ फेलियर आ जाता है। अदरवाइज इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस से लोग आके सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस इज नॉट द सेम थिंग फॉर एवरीवन, सक्सेस हैज डिफरेंट पैरामीटर्स। तो हर किसी के लिए सक्सेस अलग है, और सक्सेस का कोई पैरामीटर भी नहीं है। तो उसको एक अचीवमेंट नहीं मिला, उससे जो उसने लर्निंग गेन की वो भी तो सक्सेस ही है ना। आपने, फेलियर इज जस्ट मोमेंटरी, सक्सेस इज आल्सो मोमेंटरी। आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स होड़ की उसमें जाते हैं? मैं वही कह रही हूँ, बच्चे ने ऐसा किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं जहां ही ऐसा लगता है। लेकिन वो उसके लिए खुद कितना उन्होंने किया है। आज कोई अच्छा सिंगर बन गया तो पेरेंट्स कहेंगे तू बन सकता था, तू बना नहीं, लेकिन क्या आपने उसके लिए एफर्ट्स किए? एग्जैक्टली, मतलब यहाँ पे नहीं जाएंगे। कोई स्पोर्ट्स को देखेंगे, देखो ये ऐसे बन गया, अरे तुमने ग्राउंड पे कितनी बार बच्चों को लेकर गए हो, आपने कब उसे सिखाया कि भाई तू ग्राउंड में प्रैक्टिस कर तो तू कुछ अच्छा प्लेयर बन जाएगा? बहुत सही, क्योंकि बात वही है कि हमने बच्चे को एक रेफ्रिजरेटर का ब्रांड, शूज का ब्रांड, कार का ब्रांड जैसा तो बना दिया ना, कि हमने स्टेटस सिंबल की होड़ में बच्चे को लगा दिया कि बच्चा जैसा करेगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि मेरी स्टेटस मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे सोशल सर्कल में क्या है। क्या है ये? मैं ये पूछना चाहती हूँ पेरेंट्स से, क्या है ये? एक इंसान को आप बड़ा कर रहे हो, आप उसकी एक खुला आसमान है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं।
आपका काम है उसको सपोर्ट करना, इसमें आप कुछ एहसान तो नहीं कर रहे हैं। और आप ये भी, फिर मेरे बात से बहुत से बारे अभिभावक नाराज़ हो जाएंगे कि ये तो बच्चों को बेवजह इतनी हवा दे रही हैं। हम एज पेरेंट्स, मैं जानती हूँ कि पेरेंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, और पेरेंटिंग के कोई मॉड्यूल भी नहीं है कि मैं आपको एक पिल दे दूँ, एक एडवाइस दे दूँ और पेरेंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। पेरेंटिंग चैलेंजिंग है, लेकिन चैलेंज में ही तो मज़ा है। आपने एक जिम्मेदारी ली है एक बच्चे को लाकर इस दुनिया में, उस जिम्मेदारी का वहन करना ही, उसका निर्वाह करना ही तो एक खूबसूरत सी चीज़ है। और आई बिलीव कि आप अपने बच्चे के साथ अपना बचपन जी लेते हैं अगर आप उस स्पिरिट से पेरेंटिंग करेंगे कि आपको उसके साथ जिस एज में बच्चा है उस एज का उसका कंपेनियन बन के तो देखिए, फिर आपको इतना मज़ा पेरेंटिंग में आएगा, आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैंने उस ह्यूमन बीइंग पे कोई एहसान किया है पेरेंटिंग करके और उसको बड़ा होकर वो एहसान चुकाना है। अगर हमने उसको एक अच्छा इंसान बनाया, वो अपने आप ही इतना जिम्मेदार होगा, इतना रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो अपने आप ही इतना प्रोडक्टिव होगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन जब आप अपनी खुद की इच्छाएं उस पर थोपते रहेंगे तो वो अपना ओरिजिनल बीइंग तो बन ही नहीं पाएगा। फिर आपकी शिकायतें, मैंने तो ये किया, बच्चे ने वैसा नहीं किया, आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे वैसे। जॉयफुली जी के तो देखिए, जब बच्चा इन्फेंट है तो इन्फेंट जैसी आवाज़ें निकालिए, बच्चे की बोलनी स्पीच शुरू होएगी। जब बच्चा थोड़ी बहुत बातें करने, तुतला के बोलने लगता है, उसके साथ वैसा बोल के देखिए, उसको वर्ड समझ में आएंगे। जब बच्चे का थोड़ा सा एनवायरनमेंट बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, वैसी बातें करके तो देखिए, वो रिलेट करेगा अपने एनवायरनमेंट से। हम नेगेट कर रहे हैं उसके एनवायरनमेंट को, उसकी ग्रोथ को नेगेट करके कुछ और ही चाह रहे हैं। तो माय डियर पेरेंट्स, मेरी बहुत हम्बल अपील है आप लोगों से कि बच्चे के साथ बचपन जी के देखिए अपना, बहुत रिवॉर्डिंग है, पेरेंटिंग बहुत रिवॉर्डिंग है। अच्छा, आजकल शहर में डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? मैं इसके बारे में आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप स्कूल्स में आप बहुत उसमें आप वर्क भी कर रही हैं। जी, सो डे बोर्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, खूबसूरत सा मैम है, क्योंकि बच्चा एक रिस्पॉन्सिबल बीइंग्स के साथ अगर रहता है, पेरेंट, ये स्कूल में अगर बच्चा है, वहाँ पे टीचर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं कि उनको किस एज ग्रुप को कैसे सिखाना है और कैसे पढ़ाना है। इससे अच्छा कि बच्चे मेड्स के पास रहें, डोमेस्टिक हेल्प के पास रहें, जिनका हो सकता है कि कल्चर, जिनका लैंग्वेज, जिनके तौर तरीके आपके एक्सपेक्टेशन से, एस्पिरेशन से मैच ना करें। तो डे बोर्डिंग में बच्चे को वहीं रोका जाता है, उसकी पढ़ाई, उसका होमवर्क वगैरह वहीं कराया जाता है, उसके लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध होता है, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फॉर वर्किंग पेरेंट्स तो अच्छा लगता है कि एक सुविधा है आपके पास, एक सपोर्ट सिस्टम है। और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को ये नहीं मानना चाहिए कि हम कस्टमर्स हैं और स्कूल्स एक आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं। ना तो बच्चा पेरेंट है, बच्चा प्रोडक्ट है, और ना ही आप कस्टमर्स हैं। ये तो एक कोलैबोरेशन है, और स्कूल आपका एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपके बच्चे की अपब्रिंगिंग में आपको हेल्प करता है। तो आप स्कूल के सिस्टम्स की रिस्पेक्ट करें। एट द सेम टाइम स्कूल्स को चाहिए कि वो पेरेंट की जो एबिलिटीज़ हैं, वो किस प्रोफेशन में हैं, वो कितने जानकार पेरेंट्स हैं, वो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका अप्रोप्रिएट जवाब दीजिए। मोस्टली स्कूल्स भी ये सोच लेते हैं कि ये बच्चा, ये पेरेंट हमसे ज़्यादा सवाल जवाब करता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो इस पेरेंट को अलग थलग कर दिया जाए। हमको एक कोलैबोरेशन के साथ चलना चाहिए। डे बोर्डिंग उसमें ही एक कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट है बच्चों के केयर के लिए, जो खूबसूरत सा है अगर खूबसूरत तरीके से निभाया जाए तो। अच्छा, आप एक, सोमा जी खुद एक पेरेंटिंग कोच हैं, तो आपने कैसे, आपके जहन में आया और आप एक पेरेंटिंग कोच बनी? पुनीता जी, ये मेरा जुड़ाव बच्चों से बहुत लंबा है। आई वॉज 24 जब मैंने अपना पहला जॉब शुरू किया, और इत्तफाकन मैं अधिकतर 10 साल से 18 साल के बच्चों के बीच में ही रही। स्कूल टीचर, फिर जो भी मैंने हिरार्की वाइज ग्रोथ किया DPS गाज़ियाबाद में, तो बच्चों के साथ ही मेरा जुड़ाव रहा। और मैंने एक बदलाव आते हुए देखा बच्चों के सोच में, बच्चों के इमोशंस में, बच्चों के रहन सहन में। वो पूरा बदलाव जो आते देखा हुआ, जो एग्रावेट हो गया कोविड के टाइम पे। और अब मैं एक फाउंडर प्रिंसिपल हूँ एक स्कूल की, और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, उनमें किस तरह के बदलाव हैं, पेरेंट्स भी बदल गए हैं, पेरेंटिंग का तौर तरीके बदल गए हैं। तो मुझे लगता है कि बोथ साइड्स, पेरेंट्स
और बच्चे दोनों को ही एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, एक हेल्प चाहिए, जहाँ पे उनको नहीं पता होता या हम नहीं सोच पाते कि किस तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करें। वहाँ पे पेरेंट कोचिंग एक ब्रिज का काम करती है कि आप बच्चों के समझ रखते हैं, आप पेरेंटिंग की समझ रखते हैं, व्हाई नॉट हेल्प। सो दिस इज़ माई वे टू सर्व दी कम्युनिटी, कि मैं अपने समाज की, देश की इस तरह से सेवा कर सकती हूँ, क्योंकि आने वाले समय में अगर ये समस्याएं हमने अभी कर्ब नहीं की तो आगे मुश्किल होएगी। तो मेरा भी यही उद्देश्य है। मेरी एक कंपनी है माइंड शिफ्ट एजुकेशन, उसके थ्रू मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत सारे पेरेंटिंग कोच और क्रिएट करूँ, एजुकेट करूँ लोगों को, सर्टिफाइड कोचेस बनाऊँ, जो कि एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से 100,000 पेरेंट्स की हेल्प कर सकें अपने बच्चे को सही दिशा दिखाने में और उनकी अच्छे से परवरिश करने में। और अगर वही पेरेंट्स सीखने के बाद एज पेरेंटिंग कोच फर्दर जाना चाहते हैं, मेरी कंपनी उनको भी सपोर्ट करती है कि उनको सर्टिफिकेशन दिया जाए और वो पेरेंटिंग कोच बने और इफेक्ट जो इन्फ्लुएंस है हमारा मल्टीप्लाई हो, क्योंकि बात आज है। के समय की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते। चलते चलते मैं चाहती हूँ आप हमारे पेरेंट्स को आज एज ए कोच, पेरेंटिंग कोच के उससे आप क्या एक संदेश देना चाहती हैं? मेरा तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि आई कॉम्प्लीमेंट ऑल द पेरेंट्स कि आपने ये जिम्मेदारी ली है, क्योंकि पेरेंट कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं होते। पेरेंट्स का रोल न्यूरो सर्जन्स जैसा होता है। टीचर्स का, पेरेंट्स का बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा अहमियत होती है। और पेरेंट्स ने एक जिम्मेदारी उठाई है कि बच्चे की को दुनिया में लाके उसको बड़ा करने की, लालन पालन करने की। आप बहुत ही सराहना के अधिकारी हैं कि आपकी जितनी सराहना किए जाए आपके एफर्ट्स की, वो कम है। और रोज़ाना पेरेंटिंग में बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, पर जिसने चैलेंजेस को फेस किया वो ही निखरता है। और उसी का ही, जितना से सोने को तपाया जाता है, बच्चों को भी आप जिस तरह से रेस करेंगे, खुद को तपाएंगे, आप भी निखरेंगे, आपका बच्चा भी निखरेगा। और आप एक नेक्स्ट जनरेशन जो इस देश के लिए, भारत के भविष्य को तैयार कर रहे हैं, आपके कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। धैर्य से काम लीजिए और बच्चे को समझिए, उसकी दुनिया को समझिए, साथ में अपनी लिमिटेशन को भी समझिए और अपने बच्चे को समझाइए, उसको हकीकत में की दुनिया में रखिए, अपने लिमिटेशंस भी उसके साथ बताइए। और साथ के साथ इट्स नॉट ओनली एसेंशियल कि आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड फील करें, आप अपने बच्चों पे प्राउड फील करें, आपके बच्चे आप पर प्राउड फील करें, ऐसा भी आप अपनी खुद की ग्रोथ करें। पेरेंटिंग इज़ नॉट अ पॉज, इट इज़ पावर एंड इट इज़ एम्पावरमेंट। सो आई से कि लाइफ स्किल की ट्रेनिंग है आपकी पेरेंटिंग करते करते, और आपकी एट द सेम टाइम ये लीडरशिप ट्रेनिंग भी है। तो अगर आपने अपने करियर से पॉज लिया भी है पेरेंटिंग के लिए, नेवर एवर थिंक कि आपका करियर स्टॉप हो गया है। आप पेरेंटिंग में इतना सीख लेते हैं कि आप एक अलग करियर शुरू कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को पालन करते करते, उसको पालते साथ में एक छोटा सा क्रच चला सकते हैं। आप एक प्ले स्कूल क्रिएट कर सकते हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट हो सकता है। आप पेरेंटिंग सर्टिफिकेशन लेके पेरेंटिंग कोच बन सकते हैं। और आजकल के चेंजिंग वर्ल्ड में नो प्रोफेशन इज़ परमानेंट। तो जैसे ले ऑफ्स हो रहे हैं कंपनीज़ में, आपको ये समझ में आना चाहिए कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है और बदलाव हो रहा है तो लेट इट बी। पर अपने बच्चे के साथ उसकी पेरेंटिंग जर्नी को सेलिब्रेट करें, जॉयफुली, खुद भी ग्रो करें, बच्चे को भी ग्रो करें। विश यू ऑल द बेस्ट। और आप अच्छे पेरेंट हैं, ऑफ कोर्स, यकीनन अच्छे पेरेंट हैं। सीखते रहें और बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे वुमनिया के प्लेटफॉर्म से हमारे दर्शकों को दी और आप हमारे स्टूडियो में आए। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए मुझे। दर्शकों, हमें बच्चों को सक्सेसफुल नहीं, संवेदनशील बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया को डिग्री से ज़्यादा दिल से समझने वाला इंसान चाहिए। अगर आप भी अपनी पेरेंटिंग जर्नी को इमोशनली और इफ़ेक्टिवली बेहतर बनाना चाहते हैं तो जुड़िए सोमा सिंह के साथ। उनकी कहानियाँ, अनुभव और गाइडेंस आपके घर के रिश्तों में फिर से मुस्कान लौटा देंगे।